So, guys, we are going to start the second topic of class 11th physics, that is nature of light. इससे पहले हमने डिस्कस किया था लाइट के बारे में। इससे पहले हमने डिस्कस किया था सोर्सेज ऑफ लाइट, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। वो सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में क्लियर किए थे। और जिसको उसके बारे में जानना है, जो मिस किया है, तो वो हमारी वेबसाइट में जाके वहाँ पे चेक कर सकता है। पहले हम देखेंगे कि नेचर ऑफ लाइट क्या होता है। नेचर ऑफ लाइट के बारे में चार मेन थ्योरीज दी गई थी, मेन थ्योरीज आई है। और जो चार मेन थ्योरीज थी, इसमें मुख्तलिफ टाइप्स के थ्योरीज और टाइम टू टाइम मुख्तलिफ साइंटिस्टों के जरिए दी गई है। और पहली थ्योरी जो है, इसको कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट कहते हैं। कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट। क्या कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट जो है, एक किसने दी है और कब दी है, और ये हमें क्या बताती है और किस चीज के बारे में हमें अवेयर करती है। ये जो कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी थी, ये एक महान साइंटिस्ट जिसका नाम था न्यूटन, और इट वाज गिवन बाय, किसने दिया है इसको, गिवन बाय न्यूटन, यानी न्यूटन ने दी है। और कब दी है, इन हम कहेंगे 1675 में, 1675 में दी है। तो ये जो पहली थ्योरी है, कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट, इसको देने वाला, इसको हमारे सामने पेश करने वाला साइंटिस्ट जो था, उसका नाम था सर आइजैक न्यूटन इन 1675। और इसीलिए इस कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट को न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट भी कहा जाता है। इसने इसमें मुख्तलिफ पॉस्टुलेट्स दिए हैं। पहला पॉस्टुलेट जो था, इसने कहा कि लाइट जो है वो इमिट होती है ल्यूमिनस सोर्स पे, क्योंकि हमें पता है कि ल्यूमिनस सोर्सेस ऐसे सोर्स होती है जिनकी खुद की रोशनी होती है, जो दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होते। इसने भी यही कहा कि लाइट जो है वो इमिट होती है कहां से, ल्यूमिनस सोर्स से। ल्यूमिनस सोर्स से आके और फिर कहां आती है और किस शक्ल में आती है, इन द फॉर्म ऑफ टिनी पार्टिकल्स, जिनको हम क्या कहते हैं, कॉर्पस्कल्स। इसने पहला पोस्टुलेट दिया था इसका, लाइट इज emitted फ्रॉम, कहां से, ल्यूमिनस सोर्स, या हम कहेंगे ल्यूमिनस बॉडी, इन द फॉर्म ऑफ टिनी पार्टिकल्स, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड कॉर्पस्कल्स। इसने क्या कहा है कि लाइट जो है वो इमिट होती है। लाइट जो आती है, यानी कहां से आती है, ल्यूमिनस बॉडी से आती है। और ल्यूमिनस बॉडी से आके यानी एक छोटे छोटे पार्टिकल्स के साथ गुजर गुजर बसर करती है, आगे बढ़ती है। और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉर्पस्कल। हमने पार्टिकल्स की बात की है। हम देखते हैं कि हम दो टाइप्स के पार्टिकल्स डिस्कस करते हैं। पहला पार्टिकल जो होता है, उसको हम क्या कहते हैं, यानी रिजिड पार्टिकल। और दूसरा पार्टिकल जो है, उसको हम इलास्टिक पार्टिकल कहते हैं, रिजिड एंड इलास्टिक पार्टिकल। इलास्टिक पार्टिकल जो होता है, उसमें क्या प्रॉब्लम, उसमें क्या प्रॉपर्टी होती है, इसमें सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी बिफोर कोलिजन इक्वल टू होता है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। यानी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो टकराने से पहले, वो बराबर होती है जो काइनेटिक एनर्जी इसको किसके बाद, यानी टकराने के बाद। ये दोनों एनर्जीज को जब हम सम करते हैं तो वो दे कम्स अंडर इक्वल रेशियो है। और यहां हम कहते हैं कि जो ही ये स्ट्राइक किसी भी चीज से करती है, इलास्टिक पार्टिकल्स जो ही ये स्ट्राइक किसी भी चीज के साथ होते हैं, और उसके साथ स्ट्राइक होने के बाद ये बराबर सेम एनर्जी और सेम एंगल के साथ वापस आती है। हम थोड़ा सा लिखेंगे, जो ही ये स्ट्राइक्स एनी ऑब्जेक्ट यानी कम्स बैक विथ सेम स्पीड, जितनी स्पीड से जाती है उससे, एंड सेम एंगल,
यानी एंगल जितना इसके साथ होता है उसी एंगल के साथ वापस आती है। या हम कहेंगे सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो है बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन जो है वो इक्वल टू होता है, इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। यानी इसमें आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन जो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज जो है वो क्या रहता है, वो सेम रहता है। तो हमने पहला पोस्टुलेट जो न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी का पढ़ा है, हमने कहा कि लाइट जो है ये इमिट होती है किससे, ल्यूमिनस सोर्स से, और किस शक्ल में, इन द फॉर्म ऑफ टिनी पार्टिकल्स। इन टिनी पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, कॉर्पस्कुलस। और हमने कहा कि पार्टिकल्स जो है ये दो टाइप्स के होते हैं, रिजिड या इलास्टिक। इलास्टिक पार्टिकल्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ टकराने के बाद सेम एंगल और सेम स्पीड के साथ वापस आ जाते हैं, ये नहीं आते हैं। और इनकी जो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन वो सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती है। इसके बाद जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम दूसरा पोस्टुलेट डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। दूसरा पोस्टुलेट, सेकंड पोस्टुलेट नंबर सेकंड जो है वो क्या है, दूसरा पोस्टुलेट इसका हमें सिखाता है, कहता है ये जो कॉर्पस्कुलस होते हैं ये मूव करते हैं किसमें, इन स्ट्रेट लाइन। दो, या हम कहेंगे सिंपली दीज कॉर्पस्कुलस मूव इन स्ट्रेट लाइन। ये जो कॉर्पस्कुलस है ये स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। ये जो कॉर्पस्कुलस मूव करते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। हमें कैसे पता चला, इसने क्या किया है कि एक कैंडल ले ली, दिस इज ए कैंडल, और इस कैंडल के ऊपर जो ही जो फ्लेम था, और इसने ऑब्जर्व किया ये जो फ्लेम है यहां से जो पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल्स में कॉर्पस्कुलस में मूवमेंट करती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इसने देखा है कि कॉर्पस्कुलस मूवमेंट होते हैं। मगर इसने क्या किया है, इसने इसी कैंडल के रास्ते में कोई ओपैक ऑब्जेक्ट लिया है जिसका एक पर्टिकुलर होल यहां पे रखा है। इसने यहां पे एक पर्टिकुलर होल इस पेपर में रखा है, और आगे फिर से इसमें सेम प्लेस पे होल रखा, और आगे दूसरा तीसरा लिया है, उसके बाद सेम प्लेस पे होल रखा, और पीछे एक पेपर, शीट ऑफ पेपर रखा है। और जो ही इसने ऑब्जर्व किया है कि यहां पर ये जो पेपर जो है, पीस ऑफ पेपर, इसके ऊपर एक डॉट शेप्ड, फुल स्टॉप शेप्ड यानी ऑब्जेक्ट अपीयर हुआ है। तो इसका मतलब पर ये पता चला है, इसका मतलब ये पता चला कि ये जो लाइट है ये पास होती है एक स्ट्रेट लाइन में, और जो ही ये स्ट्रेट लाइन में पास होके तब जाके इसने इस पेपर ऑफ यानी शीट ऑफ पेपर पे एक डॉट या फुल स्टॉप बना दिया है। जो ही हम इस पेपर ऑफ शीट यानी शीट ऑफ पेपर की पोजीशन को हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, ये जो यानी जो डॉट है, ये जो लाइट का जो यहां पे डॉट बना है, इसकी ये लाइट यहां पे इंसिडेंट हुई है, ये भी ऊपर नीचे मूवमेंट करती है, ये भी मूवमेंट करने को यानी करने को मिली है हमें। और इसके बाद तीसरा पोस्टुलेट क्या होता है, और इससे पता चलता है कि ये जो यहां पे डॉट बनना, इट इंडिकेट्स दैट जो लाइट है इट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन में पास करती है, एक जगह से दूसरी जगह एक स्ट्रेट लाइन में ही पास करती है। और तीसरा पोस्टुलेट जो था वो इसका वेलोसिटी के रिलेटेड था। इसने क्या कहा कि ये जो वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है यहां कहां पे, डेंसर मीडियम में, इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम। पहले हम देखते हैं, देखो अगर हम किसी भी वाटर गिलास को ले लेते हैं, दिस द गिलास ऑफ वाटर, ये जो वाटर का गिलास फिल्ड विद वाटर, और जो ये एरिया इस वाटर गिलास के बाहर होता है, इस एरिया को हम क्या कहते हैं, रियर मीडियम कहते हैं। और ये जो एरिया इनसाइड द गिलास विच इज फिल्ड विद वाटर, इस एरिया को हम क्या कहते हैं, डेंसर मीडियम कहते हैं। तो इसने क्या कहा, इसने कहा जो ही लाइट जो लाइट होती है इसकी स्पीड डेंसर मीडियम में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू रियर मीडियम में। तो आगे फिर देखा आपने कि ये जो इसका ये कंसेप्ट, ये जो आइडिया इसका था कि डेंसर मीडियम में ज्यादा होती है और रियर मीडियम में कम होती है, तो ये फिर गलत साबित हुआ है। तो फिलहाल हम ये जो लिखेंगे, जो इन्होंने कहा कि इस पोस्टुलेट नंबर थर्ड, द वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है, वेलोसिटी ऑफ लाइट कहां पे, इन डेंसर मीडियम में, इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन, ये क्या होता है, इज ग्रेटर देन किससे होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट
वेलोसिटी ऑफ लाइट किसमें, इन रियर मीडियम में, और जो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम वो ग्रेटर होता है द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन और रियर मीडियम में। ये बाकी बाद में क्या यानी गलत साबित हुआ है। और इसने फिर से और लास्ट पोस्टुलेट जो इसने दिया है, फोर्थ पोस्टुलेट इसने दिया है, इसने क्या कहा है, इसने कहा कि ये जो आप देख रहे हो यानी आपने जो कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है यानी स्प्रेडिंग ऑफ लाइट, जो ही पे लाइट गिरती है किसी भी प्रिज्म के ऊपर तो वो किसमें यानी 7 यानी कलर्स में चेंज हो जाती है, वो हमने आगे पढ़ा था, वो हमने उसके बारे में थोड़ा सा आपने सुना होगा। और इसने क्या कहा, ये जो डिफरेंट साइज जो इस कॉर्पेसल्स का होता है वही प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट कलर्स के। यानी इसने क्या कहा, ड्यू टू डिफरेंट साइज, ड्यू टू डिफरेंट साइज किसका, ऑफ कॉर्पेसल्स, जो यानी ये जो कॉर्पेसल्स जो है इनका मुख्तलिफ साइज होना, इनका साइज वैरी होना, यानी ये क्या करता है, दे प्रोड्यूस डिफरेंट कलर्स, हम कहेंगे दे प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट कलर्स। यानी हमने ये देखा है कि डिफरेंट साइज जो होता है कॉर्पेसल्स का, यानी जो इन पार्टिकल्स का, यानी हम यहां कहेंगे कि इन जो ये पार्टिकल्स होते हैं इन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, कॉर्पेसल्स। इन पार्टिकल्स का डिफरेंट साइज होना और यही हमें यानी क्या प्रोड्यूस करता है, डिफरेंट कलर्स इनका। मगर ये जो हुआ है फिर लास्ट में यानी यानी लास्ट में थोड़ा सा इनका जो कंसेप्ट था वो कलर कॉर्पेसल्स की वजह से, साइज ऑफ कॉर्पेसल की वजह से नहीं था, क्योंकि जो कलर डिफरेंस होती है इट इज नॉट ड्यू टू दी साइज ऑफ कॉर्पेसल्स, क्योंकि हमने वहां पढ़ा था कि यानी इट डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ, यानी बेंडिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी बेंडिंग कम, जिसकी वेवलेंथ कम होगी बेंडिंग ज्यादा होगा। यानी वही हमने फिर आगे देखा था, या इट इज नॉट ड्यू टू यानी साइज ऑफ पार्टिकल, बट इट इज ओनली एंड ओनली ड्यू टू किसकी वजह से होती है, वेवलेंथ की वजह से होती है। ये फिर आगे गलत साबित हुआ है कि यानी कॉर्पेसल का साइज जो है वो प्रोड्यूस नहीं करते हैं डिफरेंट कलर्स, बल्कि यानी जो वेवलेंथ होते हैं किनका, यानी इनको यानी सब इन वेवलेंथ जो होती है यहां से इसमें डिफरेंस इन वेवलेंथ जो होती है वही प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट कलर्स, यानी डिफरेंट शेप्स जो इसमें मिलते हैं हमें, ये हमें मिलते हैं। और यहां तक हमने देखा था तो पोस्टुलेट नंबर फर्स्ट हमने देखा था, जो लाइट इमिट होती है वो कहां से होती है, लिमिनस सोर्स से होती है, और इन द फॉर्म ऑफ किस शक्ल में, पार्टिकल्स के शक्ल में, और उन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, टिनी पार्टिकल्स को कॉर्पेसल्स। और दूसरा हमने पढ़ा है इन कॉर्पस, ये जो कॉर्पेसल्स होते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। और तीसरा हमने पढ़ा कि ये जो वेलोसिटी ऑफ लाइट डेंसर मीडियम में वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रियर मीडियम। और हमने ये पढ़ा था कि ये जो मुख्तलिफ साइज ऑफ कॉर्पेसल्स होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं क्या, डिफरेंट कलर्स। और फिर हमने आगे देखा था कि ये जो कलर साइज ऑफ कॉर्पेसल की वजह से नहीं होती है, इट इज ड्यू टू द साइज ऑफ वेवलेंथ, ये जो वेवलेंथ की डिफरेंस की वजह से यानी क्या होता है, ये इसका जो कलर है ये कलर वेरी हो जाते हैं। तो हमें अब कंक्लूजन क्या मिला है, ये जो कॉर्पेस्कुलर थ्योरी या न्यूटन्स कॉर्पेस्कुलर थ्योरी जो थी इसने हमें क्या क्या बताया, कौन कौन सा यहां पे जो है यानी मैकेनिज्म जो है वो एक्सप्लेन किए हैं। तो इसमें हमने 3 चीजें सीखे हैं, एक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड प्रोपागेशन ऑफ लाइट। यानी हम लिखेंगे कंक्लूजन में, यानी कंक्लूजन में हम लिखेंगे इट हेल्प्स टू एक्सप्लेन, इट हेल्प्स टू एक्सप्लेन द फिनोमिनन ऑफ किसका, एक हमें इसने पढ़ाया है रिफ्लेक्शन, यानी लाइट जो है इमिट होती है किसी से, और फिर उसने पढ़ाया हमें रिफ्रैक्शन, जब इसने कहा है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है रियर टू मीडियम और डेंसर मीडियम में, और तीसरा इसने पढ़ाया हमें प्रोपागेशन ऑफ लाइट, यानी 3 चीजों के बारे में इसने हमें बताया है। क्या होती है रिफ्लेक्शन लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसका आइडिया इन्होंने दे दिया है। क्या होती है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसका आइडिया भी हमें न्यूटन्स कॉर्पेस्कुलर थ्योरी से मिला है। और क्या होती है प्रोपागेशन ऑफ लाइट, और इसका आइडिया भी हमें न्यूटन्स कॉर्पेस्कुलर थ्योरी की वजह से मिला है। और
इसके बाद जो ये थ्योरी आई और ये थ्योरी कुछ टाइम तक चली और उसके बाद एक नई थ्योरी वजूद में आई जिस थ्योरी का नाम था वेव थ्योरी ऑफ लाइट है। और एक थ्योरी आई है जिसका नाम है वेव थ्योरी ऑफ लाइट। क्योंकि जब भी कोई भी प्रॉब्लम्स किसी भी थ्योरी में पाई जाती है तो उसके लिए फिर दूसरी थ्योरी उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए आ जाती है। इसी तरह इसमें जो ड्रॉबैक्स लिमिटेशंस जो रही है उन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए एक नई थ्योरी आई है जिसका नाम है वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ये जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट जो है ये भी एक महान साइंटिस्ट जिसका नाम था हाइजन, और हाइजन ने इस थ्योरी दी है इन 1676 में। देखो वो 75 में दी है और ये 76 में दी हुई है, यानी हम कहेंगे इट वॉज किसने दी है, गिवन बाय ए साइंटिस्ट जिसका नाम था हाइजन इन किस में 1676 में, मे बी 1676 में दी गई थी। वो 75 में और ये किस में आई है 1675 में। इसने क्या कहा है, इसने भी कुछ पोस्टुलेट्स इसमें डिस्कस किए हैं। इसने पहला पोस्टुलेट डिस्कस किया है, इसने सिंपल पॉइंट यहां पे डिस्कस किया ये कि इसने कहा लाइट जो है वो ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। इसने सीधे एक अल्फाज में बोला कि लाइट जो है उसने बोला था कि इमिट होती है और एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, तो इसने ये सीधा कंसेप्ट यहां पे दिया है कि लाइट जो है वो ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव। इसने कहा लाइट ट्रेवल्स किस शक्ल में, इन द फॉर्म ऑफ वेव, फॉर्म ऑफ वेव की वेव में पट चलती है। यानी ये जो लाइट ट्रैवल करती है, ये लाइट जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो ये किस सूरत में ये जाती है इन द फॉर्म ऑफ वेव की, क्योंकि इसका नाम ही है वेव थ्योरी ऑफ लाइट, यानी एक्सप्रेस करती है कि वेव नेचर ऑफ लाइट को। और दूसरा पोस्टुलेट ये है कि इसने यानी थोड़ा सा टकराव हुआ है। पहले हमें मिला था कि लाइट जो है ये इमिट होती है, यानी लाइट जो आती है एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स आते हैं, एक टिनी पार्टिकल्स की सूरत में इमिट होती है फ्रॉम ल्यूमिनस बॉडी से, और उनको हमने कॉर्पस्कल्स कहा था। लेकिन इसने इसका थोड़ा टोटली डिफरेंट आइडिया बताया कि लाइट जो है ये इमिट नहीं करती है, ये चलती नहीं है इन द फॉर्म ऑफ टिनी पार्टिकल्स कॉर्पस्कल्स, बल्कि लाइट जो है ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव की शक्ल में, यानी ये क्रस्ट स्ट्रॉप्स क्रिएट करती है। और इसी के साथ इसने कहा कि लाइट वेव्स जो है उनको मीडियम जरूरत लगता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। लाइट वेव्स रिक्वायर्ड मीडियम किसके लिए, फॉर प्रोपागेशन, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ये जो लाइट वेव्स है इनको मीडियम की जरूरत पड़ती है। जब हम आज देखते हैं लाइट जो है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसे किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, खुद ही एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। मगर ये जो इसका क्वेश्चन था, यानी इफ लाइट, यानी क्वेश्चन इसको यहां पे अराइज हुआ है कि हाँ हमने मान लिया है कि अगर लाइट को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है तो हमें बता दीजिए सर कि वैक्यूम जो है वहां पे कोई मीडियम नहीं है, तो कैसे आफताब की रोशनी जो है, सन की लाइट जो है वो जमीन तक कैसे पहुंचती है। एक क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन इसके ऊपर अराइज हुआ। जो ही इसने कहा है कि लाइट वेव्स जो है इनको मटेरियल मीडियम जरूरत पड़ती है प्रोपागेशन के लिए, यहां पे क्वेश्चन अराइज हुआ, सर वी हैव अ क्वेश्चन। वो क्वेश्चन क्या था, इसने कहा कि अगर हाँ हम मान रहे हैं कि आप सच कह रहे हो कि यहां पे यानी लाइट को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए कोई भी क्या मटेरियल मीडियम जरूरत नहीं पड़ती है, तो तब हमें यह बताओ कि सन से लाइट अर्थ तक आने के लिए ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे आती है, ये कैसे पहुंचती है वहां से। उस वक्त एक थ्योरी थी, एक आम थ्योरी थी उस वक्त, जिस थ्योरी का नाम था इथर थ्योरी। इथर थ्योरी जो थी वो क्या कह रही थी, ये जो स्पेस है इस स्पेस में क्या होता है, इसमें एक मीडियम होता है जिस मीडियम का नाम था इथर, और इसकी वजह से ये जो लाइट है, लाइट मीडियम किसको करती है, यानी इथर को। और अगर हम आज ही हम देख लेते हैं कि आज ये टोटली गलत है। यानी जो इथर थ्योरी आई थी इस वक्त, इथर थ्योरी ने क्या कहा था, स्पेस जो है, स्पेस हैव
ए मीडियम, स्पेस जो है इसके पास क्या है, स्पेस जो है हम कहेंगे स्पेस कंटेन्स अ मीडियम, कंटेन्स ए मीडियम, और वो मीडियम क्या है, इज इथर, वो इथर था। और ड्यू टू दिस, और इसकी वजह से जो सन से आने वाली लाइट है, जो रोशनी है, वो कहां से, यानी सन से अर्थ पर आ जाती है। मगर जब हम आजकल के दौर में देखते हैं कि ये टोटली रॉन्ग है, ये टोटली गलत है, ये सही नहीं है। और तीसरा, जो उसकी गलती थी उस गलती को सुधारा, और उसकी गलती जो उसने पोस्टुलेट कहा था कि ये जो वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है ये डेंसर मीडियम में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू रियर मीडियम। इसने कहा नहीं जनाब, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये जो वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो रियर मीडियम में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डेंसर मीडियम। तो इसने क्या कहा, सिंपल, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होती है इज ग्रेटर देन, किससे होती है, ग्रेटर देन, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन, कहां से, रियर मीडियम। हम यहां ये कहेंगे द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रियर मीडियम जो होती है इज ग्रेटर देन, वेलोसिटी ऑफ लाइट जो रियर मीडियम में होती है वो ग्रेटर देन होती है किससे, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट कहां से, इन डेंसर मीडियम। यानी रियर मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। और ये जो आइडियाज, ये जो कंसेप्ट्स किसने दिया है हमें, वेव थ्योरी ऑफ लाइट ने, एक साइंटिस्ट के जरिए जिसका नाम था हाइजन इन 1676। और ये जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट थी इसने कुछ चीजें एक्सप्लेन किए हैं और कुछ चीजें ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते। पहले हम लिखेंगे किसमें फेल्ड रहे, फेल्ड टू एक्सप्लेन, यानी कौन सा चीज ऐसा था जो इस वेव थ्योरी ऑफ लाइट ने एक्सप्लेन नहीं किया है, जिसके बारे में ये नहीं कह सकी। वो क्या था, पहला था कि इसने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड प्रोपगेशन ऑफ लाइट के बारे में कहीं पे नहीं कहा है। फेल्स टू एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ये जो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एंड प्रोपगेशन ऑफ लाइट जो है ये फेल रह गई, कौन, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। इसने इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया है, ये इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकी, ना रिफ्लेक्शन को, ना रिफ्रैक्शन को, ना प्रोपगेशन ऑफ लाइट को। मगर ये जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट थी इसने एक्सप्लेन क्या किया है, कौन कौन सा चीज इसने एक्सप्लेन किया है, और इसके बारे में अब हम देखेंगे। देखो बेटा शाबाश, इसके बारे में अब हम देखेंगे। जिस तरह हमने पीछे थ्योरी देखी थी न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी, उसने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड प्रोपगेशन को एक्सप्लेन किया था। मगर वेव थ्योरी जो है इसने क्या, इनको एक्सप्लेन नहीं किया है, इसने बिल्कुल जवाब किया इसने, बल्कि इसने एक्सप्लेन किया है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जो है फिनोमिना, इसको एक्सप्लेन किया है। इसने एक्सप्लेन द फिनोमिनन ऑफ इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन हमने पीछे पढ़ा है, यानी डिफ्रैक्शन के बारे में हमने पीछे पढ़ा है कि डिफ्रैक्शन क्या होती है। मैंने कहा कि जब भी हम वो किसी भी ओपैक ऑब्जेक्ट को बीच में ले लेते हैं कि जब वहां से लाइट प्रोपगेट हो जाती है तो लाइट उसके थ्रू प्रोपगेट नहीं होती है, वो ट्राई कहां करती है कि एजेस के थ्रू पास होना, उसको हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। और इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस मेन पॉइंट है। जो ही दो रेस मीट हो जाती है एक दूसरे के साथ और इनके जो ही ये मीट हुए हैं और चाहे ये यहां ये कंस्ट्रक्ट और डिस्ट्रक्ट होते हैं, या ब्राइट या डार्क यानी फ्रिंज जो है वो क्रिएट करती है। यानी हम कहेंगे जो ही दो रेज ऑफ लाइट्स मीट्स हो जाते हैं एक दूसरे के साथ और उसके बाद ये कंस्ट्रक्ट होती है, डिस्ट्रक्ट होते हैं, या ब्राइट या डार्क फ्रिंजेस क्रिएट करते हैं। तो यहां हम कहेंगे मीट्स होते हैं, थोड़ा सा मैं लिख के रखूंगा, मीट्स यानी आफ्टर मीट कहेंगे हम, ये लेस मीट्स आफ्टर दैट। इसके बाद क्या होते हैं, आफ्टर दैट ये डिस्ट्रक्ट्स होते हैं, यहां हम कहते हैं कंस्ट्रक्ट्स होते हैं, डिस्ट्रक्ट्स और कंस्ट्रक्ट्स। और टू फॉर्म यहां बनाते हैं, क्या बनाते हैं ये, ब्राइट या और ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनाते हैं।
यानी ब्राइट या डार्क फ्रिंजेस जो है वो क्रिएट करती है, उसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस। यानी जो ही दो रेज ऑफ लाइट्स आफ्टर मीट हो जाते हैं, ये दो रेज ऑफ लाइट्स आपस में मिल जाते हैं, जो ये आपस में मिलते हैं तो मिलने के बाद ये क्या होते हैं, डिस्ट्रक्ट या एक दूसरे के साथ दूर चले जाते हैं, या कंस्ट्रक्ट कोई चीज को क्रिएट करते, मिलके क्रिएट बनाते, या ब्राइट या डार्क फ्रिंज जो है वो क्रिएट करती है इसमें। तो ये हमने देखी थी सेकंड थ्योरी जिसका नाम था वेव थ्योरी ऑफ लाइट। इसके बाद बेटा हम थर्ड थ्योरी डिस्कस करने जा रहे हैं जिस थ्योरी का नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट, ये जो है थ्योरी नंबर थर्ड है। तीसरी थ्योरी जो हमें आई है जिसका नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट आई थी ये 200 साल के बाद आई है, 200 इयर्स के बाद आई है तकरीबन। और ये जो थ्योरी थी ये किसने दी है, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल जो है उसने दी है। इट वॉज given by जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल जिसका आप यानी जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो आप पढ़े थे वहां पे, तो उसमें आप क्या जो मैक्सवेल का लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड थंब रूल जो है वो जो डिस्कस करते हो वही मैक्सवेल जो है उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट दी है। मगर कब दी है इसने, इन 1873। इसीलिए हम कहते हैं वो उसने 16 में, फिर आ गया 17, फिर आ गया 18, यानी तभी हम कहते हैं कि 200 साल के बाद एक थ्योरी बारिश में आई है जिसका नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आफ्टर वेव थ्योरी ऑफ लाइट के बाद आती है। तो इसमें भी कुछ डिफरेंट पोस्टुलेट्स जो है वो डिस्कस किए हुए हैं, डिफरेंट पोस्टुलेट्स जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट ने भी कहे हैं। क्या कहे इसने, यानी इन्होंने सीधा कहा कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है। लाइट जो है वो क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, मैग्नेटिक इन नेचर होती है। यानी जो लाइट का नेचर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर होता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, जिसको एक जगह से दूसरी जगह प्रोपागेट होने के लिए किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। वो किसी भी चीज को मीडियम बना के एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सकती है। तो तभी हमने कहा कि ये जो लाइट है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है। तो इसमें क्या कहा है, ये जो लाइट है इसमें प्रोपगेशन होने के लिए, यानी हम कहेंगे सिंपली लाइट डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। किसके लिए, एनी मीडियम फॉर प्रोपागेशन, यानी प्रोपागेशन के लिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस लाइट को किसी भी तरह का मीडियम, किसी भी तरह का सहारा जो है वो जरूरत नहीं पड़ती है। और तीसरा पॉइंट जो इसने कहा है, ये जो लाइट है इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। इसने कहा है कि लाइट जो है कंसिस्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक एज वेल एज कौन सा, मैग्नेटिक फील्ड, यानी दोनों फील्ड्स की जरूरत पड़ती है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है, मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब यानी ये जो चार्ज आपस में अपने इर्द गिर्द किसी भी ऑब्जेक्ट को यानी अट्रैक्ट या रिपल करती है तो उतने एरिया को हम कहते हैं दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैग्नेट जितने भी एरिया में किसी भी चीज को अट्रैक्शन या रिपल्शन करती है तो उसको हम क्या, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो इसने क्या कहा है, ये जो लाइट है इसमें दोनों फील्ड लगते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। तो इसके लिए इसने यानी थ्रू ग्राफिकल मेथड ये सारी चीजें एक्सप्लेन की है। इसने ग्राफ के जरिए ये समझाया है कि कैसे एक लाइट को यानी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और या हम कहेंगे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ती है। तो इसने क्या कहा है कि यानी अगर हम देखते हैं कि ऊपर हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखेंगे,
और ऊपर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे इस तरह इन्होंने किए हैं, यानी इस तरह। तो इसने क्या देखा है कि यानी जो लाइट है, लाइट जो ही यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम, यानी क्योंकि इन्होंने कहा कि लाइट जो है, अभी हमने पढ़ा है कि इसमें क्या है, टोटली वेव नेचर है, यानी लाइट का वेव नेचर, दैट मींस कि ये इट कैन फॉर्म क्रस्ट्स एंड ट्रफ्स बनाती है। तो क्रस्ट्स एंड ट्रफ्स जो ये क्रिएट करती है, तो ये जो ऊपर वाला फील्ड इलेक्ट्रिक, नीचे जाके मैग्नेटिक, ऊपर इलेक्ट्रिक नीचे मैग्नेटिक, ऊपर इलेक्ट्रिक नीचे मैग्नेटिक, यानी ऐसा जो मीडियम क्रिएट करती है, ऐसा जो प्रोपागेंडा तैयार करती है, ऐसे प्रोपागेंडे को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड, यानी इसमें दोनों नेचर्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें दोनों नेचर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए हमने क्या कहा, ये जो लाइट है, लाइट क्या होती है, इलेक्ट्रिक, इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों फील्ड्स होते हैं। और इसमें क्या है, इन्होंने फिर कहा, इसी के साथ में इसने कहा लाइट जो है, इसमें इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत हो, मैग्नेटिक फील्ड होती है। और ये जो दोनों फील्ड, चाहे इलेक्ट्रिक हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, ये दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और दूसरा ये परपेंडिकुलर टू होती है किसमें, प्रोपगेशन ऑफ लाइट की। दैट मींस कि ये परपेंडिकुलर, देखो अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये परपेंडिकुलर किसके होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि नीचे वाला जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है, नीचे वाला जो है दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों क्या है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर है, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इसने यही कहा, ये जो बोथ द फील्ड्स जो होते हैं, यानी बोथ द फील्ड्स का मतलब हुआ है कि दोनों फील्ड्स, चाहे इलेक्ट्रिक हो या मैग्नेटिक फील्ड्स जो होते हैं, बोथ द फील्ड्स, ये आर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं किसमें, टू ईच अदर, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और इसके साथ साथ ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और दूसरा क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होते हैं प्रोपगेशन ऑफ लाइट के, एंड ऑल्सो प्रोपगेशन एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ, ऑल्सो ये जो परपेंडिकुलर होते हैं, इसके अलावा ये परपेंडिकुलर होते हैं किसके, ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ये जो लाइट प्रोपगेट होती है, लाइट चलती है, प्रोपगेशन ऑफ लाइट हम कहेंगे, यानी जहां तक लाइट जाती है, जितनी जितनी लाइट आगे जाती है, और यहां तक क्या होती है, ये जो ये जो रेज, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, चाहे यहां पे चेक करें, यहां पे जहां पे भी हम चेक करें, यानी दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब यहां पे है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो है, इसने ये जो आइडियाज, इसने ये जो पोस्टुलेट्स दिए हैं, और एक्सप्लेन क्या किया है, इसने एक्सप्लेन किया है, कंक्लूजन जो हम लिखेंगे, कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, इसने एक्सप्लेन्स, ऊपर लिखा है मैंने, एक्सप्लेन्स, क्या एक्सप्लेन किया है इसने, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट को, हाँ हम कहेंगे ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट को इसने क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। इसने कहा है कि यानी हम जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी मैकेनिकल वेव्स वगैरह जो पढ़ते हैं उसमें ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में भी थोड़ा आइडिया दे देते हैं। तो इसने क्या किया है कि ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट जो है, इसको इन्होंने एक्सप्लेन किया है, इन्होंने इसको समझाया है, इन्होंने इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ आइडिया दिया है कि ये ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट जो है ये क्या चीज होती है। तो यहां तक क्लियर हुआ। अभी तक हमने 3 थ्योरीज देखी थी नेचर ऑफ लाइट की, मगर जो हमें यहां पे पढ़ने हैं, हमें 4 थ्योरीज पढ़नी है। तो अभी हम लास्ट थ्योरी के साथ जाते हैं, यानी आखिरी थ्योरी जो हम यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको हम यानी आखिरी थ्योरी पढ़ते हैं, जिसको हम कहते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, जो लास्ट थ्योरी है यहां इन 4 थ्योरीज में, इसको हम लिखेंगे क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट जो है, यानी ये 4th और लास्ट थ्योरी है नेचर ऑफ लाइट की। ये जो थ्योरी थी ये किसने दी थी, ये मैक्स प्लैंक्स ने दी थी, यानी इट वाज गिवन बाय मैक्स प्लैंक्स। मैक्स प्लैंक्स
के बारे में तो आप जानते होंगे, क्योंकि अक्सर हम प्लैंक्स कांस्टेंट जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो हम लिखेंगे मैक्स प्लैंक्स, मगर कब दिया है, कौन सा डेट था, जो ही हमने वो देखा था पिछली वाली थ्योरी 1876, और ये कब आई थी, 1905 में दी गई थी। ये थ्योरी जो है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो है, या क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट जो है, ये कब दी गई थी, यानी 1905 में। तो इसने क्या कहा यहां पे, इसने कहा कि ये जो लाइट है ये इमिट होती है, जिस तरह पहली थ्योरी आई थी। उसने भी कहा कि लाइट इमिट होती है ल्यूमिनस बॉडी पे। इसने क्या कहा कि ये जो लाइट है ये इमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पॉकेट्स या बंडल्स, जिनको इन्होंने क्वांटास या फोटॉन्स नाम दिया था। इसने पहला पोस्टुलेट लिखा, लाइट जो है इज इमिटेड, लाइट इज इमिटेड। किसमें, किस शक्ल में, किस चीज में इमिट होती है लाइट, इमिटेड होती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पॉकेट्स, इन द form of energy pockets और bundles, या एनर्जी पॉकेट्स या हम एनर्जी बंडल्स भी कहते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड क्वांटा या हम कहते हैं फोटॉन्स। यानी इसका मतलब है, यानी जो ही हमें फोटॉन वर्ड आया है, फोटॉन का मतलब ही है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, क्योंकि स्पीड ऑफ फोटॉन जो होती है वो इक्वल टू होती है स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो है। यानी जो इसने क्या कहा, लाइट जो है ये इमिट होती है एनर्जी बंडल्स, एनर्जी पॉकेट्स, और इन एनर्जी बंडल्स या पॉकेट्स को हम क्या कहते हैं, क्वांटास या फोटॉन्स। और ये जो एनर्जी होती है इन फोटॉन्स की, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। हम लिखेंगे दूसरा, द एनर्जी ऑफ दीज फोटॉन्स, या हम कहेंगे द एनर्जी ऑफ दीज क्वांटास जो होती है, ये क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके बराबर होता है, टू द फ्रीक्वेंसी किसके, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन जो हम कहते हैं। यानी इसका फ्रीक्वेंसी मतलब होता है किसी भी चीज को अगर हम फेंके तो वो कितना दूर चला जाता है, दैट्स कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और इस फ्रीक्वेंसी के जो एनर्जी है ये इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। हम लिखेंगे E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। यानी एनर्जी है, ये एनर्जी जो इंक्रीज हो जाएगी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, एनर्जी अगर डिक्रीज हो गई तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। दैट्स वाई कि हम क्या कहते हैं, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो अब हम इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में चेंज करते हैं, तो हम लिखते हैं E इज इक्वल टू, यानी इस यहां पे हम कांस्टेंट यूज करते हैं, दैट्स H, और इसके बाद HF, E इज इक्वल टू HF। और H जो है इसको हम क्या कहते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसको हम क्या कहते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट। इसके साथ आपको आगे बहुत काम है। प्लैंक्स कांस्टेंट, ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट है इसका वैल्यू जो है वो है कितना, 6 यानी 63 इंटू 10 की पावर, यानी 6.63 इंटू 10 पावर -34 जूल पर सेकंड जो है इसका क्या है, यूनिट है, इसका वैल्यू है। ये कांस्टेंट है तो E हमें ढूंढनी होगी, तो H हमारे पास कांस्टेंट है, हमें F का वैल्यू कितनी फ्रीक्वेंसी है इसकी, ये डाल के हम निकाल सकते हैं कि एनर्जी ऑफ एक फोटोन की कितनी होती है, एनर्जी ऑफ फोटोन की कितनी होती है। तो अब ये जो थ्योरी थी क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, इसने एक्सप्लेन क्या किया है, हम लिखेंगे यहां पे कंक्लूजन। इसने क्या कहा, क्या कंक्लूजन आया था इसका, किसका, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट का। ये जो है इसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट, जो आप 11th क्लास में 12th क्लास में पढ़ोगे, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट जो है इसने ये क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। तो हम लिखेंगे एक्सप्लेन द फिनोमिनन ऑफ किसका, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट।
यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट जो है ये इसने एक्सप्लेन किया है। और ये आप आगे पढ़ोगे क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट, ये आप 12th फिजिक्स में पढ़ोगे। और यहां तक हमने देखे थे यानी नेचर ऑफ लाइट जो एक्सप्लेन किया गया है ये 4 थ्योरीज के जरिए की गई थी। और पहला थ्योरी जो आई थी वो आई थी न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, दूसरी जो थ्योरी आई थी उसमें वेव थ्योरी ऑफ लाइट आई थी, और तीसरी थ्योरी आई थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट, और चौथी थ्योरी आई थी क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। और हर किसी ने अपने अपने तरीके से यानी लाइट के नेचर को एक्सप्लेन किया था। किसी ने कहा नहीं पार्टिकल नेचर है, किसी ने कहा नहीं वेव नेचर है, और किसी ने कहा कि नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर है। अगर वेव नेचर है कौन सा वेव नेचर है, किसी ने कहा डायरेक्ट वेव ही है, किसी ने कहा नहीं डायरेक्ट वेव नहीं है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और फाइनली जो क्वांटम थ्योरी है इसने एक्सप्लेन किया है कि इसने बोला कि ये जो लाइट है इसमें क्या होती है, इसमें फोटॉन्स, दैट मींस कि इट रिप्रेजेंट्स दैट कि इसको या हम डबल नेचर ऑफ थ्योरी भी कहते हैं। यानी इसका मतलब ये होता है कि लाइट जो है इसमें दोनों नेचर्स पाए जाते हैं, यानी वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। क्योंकि यानी जो ये एक वेव की तरह प्रोपागेट हो जाती है, एक जगह से दूसरी जगह वेव की सूरत में जाती है, लेकिन यानी इसके अंदर वो तेजी यानी एक जगह से दूसरी जगह बड़ी स्पीड के साथ लेके जाना, क्योंकि फोटॉन्स में स्पीड ज्यादा होती है, इट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और ये स्पीड जब हम आजकल के दौर में देखते हैं वो लाइट में पाई जाती है। हाँ लाइट वेव है और इसके बावजूद इसमें क्या होते हैं यानी पॉकेट्स ऑफ एनर्जी जिनको हम क्या बोलते हैं फोटॉन्स, और इन फोटॉन्स की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और वही स्पीड हम अभी लाइट की कह रही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और इसका मतलब यह है कि लाइट जो है इसका केवल वेव नेचर ही नहीं है, इसका सिर्फ पार्टिकल नेचर ही नहीं है, बल्कि इसका दोनों वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए सेशन और नए जोश के साथ, और टिल देन गुड बाय। और हमारी चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले प्लीज प्लीज। हमें सपोर्ट करने के लिए आपका एक शेयर और बेल आइकन को जरूर यानी प्रेस करें, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा हमारे नए से नए बनाने वाले वीडियोस आप तक पहुंच जाए। आप तक के लिए, अब नए सेशन तक के लिए, टिल देन गुड बाय।